क्या काजी फाइज ईसा अपनी रिटायरमेंट के बाद बैरून मुल्क जाकर सेटल होने का इरादा कर रहे हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह के लगाए गए इल्जामात क्या किसी और ने भी लगाए हैं? बिलावल भुट्टो ने आईनी तरमीम में जस्टिस काजी फाइज ईसा के किरदार पर क्या इंकशाफ किया है? मियां नवाज शरीफ ही ऐन उस वक्त ही मुल्क से क्यों गए जब डील की बातें गर्दिश कर रही हैं? क्या खैबर पख्तूनख्वा को अब बुशरा बीबी चलाएंगी? पीपल्स पार्टी क्या नून लीग को विफाक से माइनस करवाने वाली है? आप सब पर सलामती हूं, मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, सारे सवालात के जवाबात इसी वीलॉग के अंदर मिलेंगे, लेकिन इस वीलॉग की मुनासबत से और मौजूदा मंजरनामे की मुनासबत से खालिद नदीम शानी का लिखा हुआ है कि खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, गम ज्यादा हैं लिफाफे में नहीं आएंगे, हम न मजनू हैं न फरहाद के कुछ लगते हैं, हम किसी दश्त तमाशे में नहीं आएंगे, मुख्तसर वक्त में ये बात नहीं हो सकती, दर्द इतने हैं खुलासे में नहीं आएंगे, उसकी कुछ खैर खबर हो तो बताओ यारो, हम किसी और दिलासे में नहीं आएंगे, जिस तरह आपने बीमार से रुखसत ली है साफ लगता है जनाजे में नहीं आएंगे। नाज़रीन, आज के दिन जस्टिस मंसूर अली शाह, सीनियर प्यूनी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक और खत लिख दिया, ऐसे वक्त में कि जब वो उम्रे की सादत के लिए इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं। उस खत के अंदर उन्होंने 10 निकाती एक चार्ज शीट पेश की है। उसके अंदर उन्होंने कहा कि दुनिया भर में जाने वाले चीफ जस्टिस को अलविदाई तकरीब देने का रिवाज है, जाने वाले चीफ जस्टिस की खिदमात को अलविदाई तकरीब में सराहा जाता है और इदारों की तरह अफराद के मेरिट्स पर रिवायात इन्हसार करती हैं। उन्होंने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अपने आईनी किरदार की हुदूद से तजावुज किया। उसी बाइस जस्टिस साकिब निसार के रेफरेंस में शिरकत मैंने ना करने का फैसला किया था और जस्टिस साकिब निसार के रेफरेंस में ना जाने पर 17 जनवरी को खत में वजूहात जो बताई थी वो 19 थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में लिखा कि मैंने ओवरस्टैपिंग पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के रेफरेंस में भी शिरकत नहीं की थी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का रेफरेंस भी अटेंड नहीं करूंगा। उन्होंने यह कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के लिए अलविदाई रेफरेंस में शरीक ना होने की वजूहात बयान कर रहा हूं। जस्टिस मंसूर अली शाह लिखते हैं कि चीफ जस्टिस का किरदार अवाम के हुकूक, अदलिया की आज़ादी और सब के लिए इंसाफ का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का अलविदाई रेफरेंस अटेंड ना करने की वजूहात मजीद परेशान कुन है। वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रेफरेंस में ना जाने के फैसले पे खुद को मैंने मजबूर किया है। वह लिखते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर रखे अदलिया पर बैरूनी असरात और दबाव से लाताल्लुक रहे और उन्होंने अदलिया में मुदाखलत के दरवाजे खोल दिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अदलिया का चेक एंड बैलेंस नहीं रखा और अदलिया का दिफा करने की हिम्मत नहीं दिखाई। मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अदलिया को कमजोर करने वालों को ग्राउंड दिया। उन्होंने अपने खत में लिखा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अदालती रवादारी और हम आहंगी के लिए लाजमी एहतराम कायम करने में नाकाम रहे। वो अदलिया में मुदाखलत पर मिली भगत के मुर्तकिब रहे। उनकी नजर में अदलिया के फैसलों की कोई कदर और इज्जत नहीं। अपने खत में जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि चीफ जस्टिस ने शर्मनाक अंदाज में कहा कि फैसलों पर अमल दरामद न किया जाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने साथी जजेस में तफरीक पैदा की। जजेस में तफरीक के असरात तादेर अदलिया के ऊपर रहेंगे। उन्होंने अपने खत के अंदर लिखा है कि फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत और ऐसे दौर का जश्न मनाना पैगाम देगा कि चीफ जस्टिस अपने इदारे को नीचा कर सकता है। इदारे को नीचा करने के बावजूद समझा जाएगा कि ऐसा चीफ जस्टिस अदलिया के लिए मुअज़्ज़ज़ खिदमतगार रहा है। मैं ऐसे चीफ जस्टिस के रेफरेंस में शिरकत नहीं कर सकता। माजी अगर देखें तो माजी में उमर अताब बंदयाल साहब से बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ात थे जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को। उसी बुनियाद के ऊपर वो पार्लियामान के फ्लोर तक भी पहुंचे, उन्होंने वहां पर भी तकरीर की, लेकिन ऐसे अल्फाज जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरफ से भी उमर अताब बंदयाल को नहीं दिए गए। जस्टिस साकिब निसार के ऊपर भी बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन ऐसे अल्फाज उनके रेफरेंस के ऊपर भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो शिरकत नहीं की तब नहीं अदा किए। अब जाने वाले चीफ जस्टिस को अगर इस तरीके के अल्फाज के साथ याद रखा जाएगा और साथ ही जजेस इस तरह की बात करेंगे तो देखिए कि हम किस नहज पे हैं। देखिए
कि अखलाकी रिवायात क्या हैं, देखिए कि मुआशरे में इतनी तकसीम क्यों है, देखिए कि माजी की निस्बत अब की रिवायात नई क्यों जन्म ले रही हैं, और जो रिवायात जन्म ले रही हैं वो अखलाकी पस्ती का शिकार हैं या अखलाकी बुलंदी की मेराज के ऊपर इस वक्त है। लेकिन आज के दिन हमने ये देखा है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के एजाज़ में सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट रेफरेंस का इनकाद किया गया, जिसमें नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और दीगर 16 जजेस समेत जस्टिस काजी फाइज की अहलिया और दीगर अहले खाना भी शरीक थे। फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मुझे एक दफ़ा कॉल आई कि चीफ जस्टिस बुला रहे हैं। मुझे लगा चीफ जस्टिस ने डांटने के लिए बुलाया, क्योंकि मैं अंग्रेजी अखबार में लिख रहा था, मगर उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में कोई जज नहीं, आप चीफ जस्टिस बने। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस बलूचिस्तान बनने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। बलूचिस्तान में जो काम किए उनका लोगों को मालूम है, बलूचिस्तान में जो किया उसमें अहलिया का किरदार था, लेकिन मेरी अहलिया ने कहा कि मेरा नाम नहीं लिया जाएगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि कभी कॉज लिस्ट बनाने में दखल नहीं किया, हो सकता है बेपनाह फैसले गलत किए हों। एक कागज एक पार्टी के लिए फायदेमंद और एक के खिलाफ होता है, सच क्या है ये सिर्फ खुदा जानता है। उन्होंने कहा कि इंसाफ देना हमारा फर्ज है, मेरी आज़ादी में कुछ घंटे बाकी रह गए हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी के हवाले से उन्होंने ये कहा, अपकमिंग चीफ जस्टिस के हवाले से, कि जब बेंचेस बनते थे तो कहा जाता था कि ये उधर के हैं, ये उधर के हैं। कहते जस्टिस याहिया अफरीदी को कोई समझ ना पाया कि ये क्या फैसला देंगे, तो उन्होंने ये जस्टिस याहिया अफरीदी के बारे में बात की। लेकिन अब बेशुमार सवालात ये भी उठ रहे हैं कि जिस तरीके से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बातें की, जिस तरीके से माजी करीब में कहा जाता था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जिस दिन रिटायर होंगे उस दिन के बाद का मंजरनामा देखिएगा। अब बहुत सारे लोग ये सवाल उठाना शुरू हो गए हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं वो बैरून मुल्क मुंतकिल हो जाएंगे, पाकिस्तान को छोड़ जाएंगे। बहुत से लोगों ने तो यहाँ तक भी दावा कर दिया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा अपना मुकम्मल प्लान बना चुके हैं कि किस मुल्क में जाके उनको रहना। क्या मैं ये चाहता हूँ कि तनकीद जो है वो इस्लाह के लिए होनी चाहिए, ऐसा कतई तौर पे नहीं होना चाहिए। मेरी कतई तौर पे ख्वाहिश नहीं है कि एक को बुलंद करता फिरूं और दूसरों पे तनकीद करता फिरूं। यह भी ख्वाहिश नहीं है कि ये तनकीद जो है ये मुझे मुस्तकिल करना पड़े। कोई तो दिन आए, कोई तो दिन आए कि जिस पे तनकीद की जा रही है वो दिन उसके किरदार के हवाले से तनकीद वाला ना हो, किसी दिन तो हो। यानी यहां पे अगर हम देखें तो इमरान खान के जो कसीदे पढ़ते हैं वो हुकूमत के मुखालिफ रहते हैं। मैं अक्सर औकात हुकूमत के मुखालिफ रहता हूं, लेकिन मेरी यह ख्वाहिश है कि मैं हुकूमत के मुखालिफ ना रहूं। कोई दिन तो ऐसा आए कि हुकूमत अपना कोई किरदार वाजे करे, हुकूमत बताए ये अवाम के लिए किया, हुकूमत बताए ये तुम्हारे लिए किया, हुकूमत बताए हमने बेहतरी का सामान कर दिया। हुकूमत भी तो कोई दिन पैदा करे। लेकिन ये आइडियल सिचुएशन शायद नहीं हो सकेगी, लेकिन इस हीट में तो कमी वाक़ई होनी चाहिए, और ये कमी वाक़ई होती दिखाई नहीं दे रही इसमें, इस पूरे मामले में। अब ये देखिए कि एक तरफ से बुशरा बीबी की रिहाई अमल में आती है, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की बहनों की रिहाई अमल में आती है, कुछ लोग जो कारकुनान गिरफ्तार किए गए थे 70 से ज़ायद उनकी रिहाई अमल में आती है, और बात ये की जाती है कि डील हुई। मैंने कल ये बात की थी कि एक तासुर बनाया जा रहा है, जिनकी तरफ से बनाया जा रहा है वो शायद इसमें कामयाब रहे, और ये तासुर जो है ये बनेगा भी। क्योंकि अब बात ये कि खैबर पख्तूनख्वा को चलाएगा कौन। पहले तो अली अमीन गंडापुर फ्रंट फिट पे होते थे, लेकिन अब अली अमीन गंडापुर जाके अडियाला से सिफारिशात लेंगे या वहीं पेशावर से ही उनको सिफारिशात मिल जाया करेंगी। इसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये कमज़ोर पार्टी क़यादत जो है या नौवारिद पार्टी क़यादत जो है ये तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाएगी, और इन्हें मालूम नहीं पड़ेगा कि हिदायत जो मिल रही हैं इस पर अमल करना है या नहीं करना, और वहाँ से कहा जाता है कि रिफ्ट का आगाज़ होगा। लेकिन इसमें सदाकत कितनी है, एक बुनियादी सवाल है। दूसरी बात यह कि मियाँ नवाज शरीफ साहब भी इसी दरमियान में बाहर चले गए। अब जो लोग ये बात करते हैं कि ये डील के नतीजे में सारा कुछ हो रहा था, क्या वो लोग ये भी बात करेंगे कि उसी डील में था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब भी चले जाएंगे, उनकी सियासत भी खत्म हो जाएगी? मियाँ नवाज शरीफ साहब दुबई के अंदर इस वक्त मौजूद हैं, वहाँ से वो लंदन चले जाएंगे। लंदन के बाद ये कहा जाता है कि वो अमेरिका भी जाएंगे। एक अहम खबर जो है वो सिंध से एक ज़राए ने बताई कि इनके बारे में ये है कि हो सकता है ये लंदन ना जाए। लंदन वाले कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे, और मियाँ साहब जो है वो अमेरिका भी जा सकते हैं, और फिर ये बनाया जाएगा कि इलाज लंदन में जितना होना था वो हो गया, अब अमेरिका के अंदर इलाज जारी है। लेकिन जब लंदन के अंदर कारोबार मौजूद है, लंदन के अंदर अपनी रिहाइश का मौजूद है, तो वहाँ से छोड़ के अमेरिका जाना ये किस हद तक मुश्किल फ़ैसला होगा। और दूसरा ये कि उसके असरात अब पार्टी के ऊपर कैसे पड़ेंगे, क्योंकि ये क़याम जो है ये लंबा दिखाई देता है।
ये क़याम मुख्तसर नहीं है कि कुछ दिनों का क़याम और वापसी मुमकिन हो सके, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर जब डील को कॉलिंस के अंदर कुछ अफराद तक महदूद रखना है या फिर उसे बड़े कैनवस के ऊपर लेके जाना है, ये फैसला आप खुद करें। इतने जीरक और इतने समझदार तो आप खुद हो चुके हैं कि दूसरों के दिए हुए तज्जियों के मुतरादिफ आपका अपना भी एक बैलेंस तज्जिया होता है। आप खुद बातों को अखज़ कर लेते हैं, तो अखज़ कीजिए कि इस वक्त मंजरनामा क्या है। अब बात काजी फाइज ईसा की 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक किरदार के हवाले से 25 अक्टूबर की डेडलाइन सेट करने से मुतल्लिक बिलावल भुट्टो से सवाल किया गया, और ये सवाल जो है ये ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने किया। अक्सर अकात हमारे होता है कि हमारे जो सियासतदान है वो यहाँ पे वैसा इंटरव्यू नहीं देते जैसा बाहर वालों को दे देते हैं। उनसे पूछा गया कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मौजूदगी में ये तरमीम लाना क्यों जरूरी था। उन्होंने कहा जी उनकी मौजूदगी में तरमीम लाने का मौका मिला है, इतना बड़ा काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। पाकिस्तान की अदालती तारीख में सिर्फ एक शख्स है, एक शख्स जो हमारी पूरी तारीख में पार्लियामेंट की एताअत करने और आइन की पैरवी करने के लिए तैयार था। अब इससे क्या अखज़ किया जाए जब एक और फिर कहें सिर्फ एक शख्स, तो क्या इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसमें बैठे हुए कोई जज, यानी अभी अपकमिंग जो चीफ जस्टिस है, क्या वो पार्लियामेंट की एताअत करने और आइन की पैरवी करने के लिए तैयार नहीं है? तो वो उन्होंने मरकूज कर दिया काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर, यानी उनके मर्तबे को बुलंद करना था और वह इस हद तक कर दिया कि कुछ के मर्तबे जो हैं वो कमजोर कर रहे हैं। इस बयान के अंदर उन्होंने कहा चाहे ये उसकी जाती ताकत की कीमत पर ही क्यों ना होता, वो करना चाहते थे। और हमारे पास एक मौका था, हमारे पास एक चीफ जस्टिस था जो अपने साथी जजेस के दबाव का मुकाबला कर सकता था, जो शायद उसे भड़काने की कोशिश करते कि ये आपका मामला नहीं बल्कि जजेस की ताकत का सवाल है। हमारे पास वो मौका था जब हमारे पास एक ऐसा शख्स था जो हमारी कोशिशों को कमजोर ना करता। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आर्टिकल 63 का फैसला आइन पर मबनी नहीं था और उसके पीछे सियासी मकासद थे, और अगर इस नौइयत के फैसले नाफिज हो जाते तो कानून साजी जो है उसमें मुश्किलात पेश आती, यानी 26वीं आईनी तरमीम में वोट का हक ना मिल पाता, वो जो 4 गए उधर वो ना आ पाते। वो कहते हैं ये कोई नई पोजीशन नहीं है कि मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले को पार्लियामेंट की ताकत को कमजोर करने के लिए खास तौर पर मनसूबाबंदी के तहत किया गया। वो कहते हैं हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि आर्टिकल 63 का फैसला आइन के ऊपर मबनी था और उसके पीछे सियासी मकासद थे। ये हमारे लिए हकीकत पसंदाना था कि अगर ये फैसले नाफिज हो जाते तो हमारे लिए कानून साजी में मुश्किलात पेश आती। उन्होंने कहा जस्टिस मंसूर शाह साहब एक निहायत काबिल एहतराम शख्सियत है, वो आइन और कानून को मानेंगे और इस मामले में कोई रुकावट नहीं बनेंगे, ना उनका ऐसा कोई किरदार होगा जिनसे अपना जो है और यानी अपनाइयत जो है वो कहीं कम हो पाएगी। यानी अपना बरादर जज उनका जो दोस्त है यानी नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो किसी तरीके से मुतनाज़ हो। कहते हैं जहाँ तक किरदार की बात है तो जस्टिस याहिया अफरीदी पर कोई इल्ज़ामात नहीं है, कोई तनकीद नहीं हो सकती। उनके सियासी मुखालिफिन ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी की ईमा पर यह आईनी तरमीम करवाई ताकि इमरान खान और उनकी पार्टी को रिलीफ ना मिल सके। उन्होंने कहा यह इल्ज़ाम झूठा है। उन्होंने कहा मैंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के उन निकात के ऊपर अमल दरामद जो है वो किसी के कहने पर नहीं बल्कि अपने वालिदा के कहने पर किया। यह झूठा इल्ज़ाम है, सच पर मबनी नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि एक सेकंड के लिए आप समझेंगे वाकई ऐसा हुआ है कि मैं ये किसी के कहने पर कर रहा हूं, और अगर वो लोग ये कह रहे हैं कि मुझे कि आप अपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर अमल करवाओ तो क्या मुझे ये कहना चाहिए? क्यों? अब चूंकि गलत शख्स हमारी पार्टी का मंशूर और मिसाक जमहूरियत तस्लीम कर रहा है तो मैं इस पर अमल दरामद ना ही करूं। वो कहते हैं जी मैंने तो मिसाक जमहूरियत पे अमल करवाना था, मैं कर चुका। अब आप ये देखिए कि सियासतदानों के जो बयानात हैं, एक तो उन्होंने कहा कि जी उन्हीं के दौर में हो सकता था, फिर वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को राम करने की भी बात करते हैं। पहले आप जो है बाज़ियों नज़र में उनके बारे में ही बात कर रहे हैं और फिर ये कह रहे हैं कि वो ऐसा किरदार नहीं निभाएंगे। अब मैं कौम बहुत से ज़ीशऊर इस ज़मन के अंदर परेशान है कि क्या हमारे आला इक़्तिदार के लोग जो हैं वो एक दूसरे पर यूं ही ताना जन रहेंगे। अगर वो ताना जन रहते हैं तो फिर हमें किस बात की मलामत करते हैं आप कि आपको अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं, आपको शऊर नहीं। अगर शऊर की हद वहाँ पर ये है तो फिर यहाँ पर क्या होगी? मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।